हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने इस लेक्चर में मैं सीड टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 को लेकर आया हूं। हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। यानी कि आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, चाहे वो फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन हो, चाहे सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन हो, सीड प्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होता है। जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होने के कई रीजन होते हैं। इनकी मेंटेनेंस कैसे की जाए, अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारा टॉपिक होने वाला है बीज उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण। बीज उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डिटेरियोरेशन काजेस, यानी कि जब हम सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय कौन कौन से ऐसे काज हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से जेनेटिक प्योरिटी में लॉस होता है, जिसके वजह से फिजिकल प्योरिटी में लॉस होता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि उन जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, कैसे हम सीड प्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि जब सीड प्रोडक्शन किया जाता है तो गुड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उच्च शुद्धता वाले बीज का उत्पादन करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। यदि बीज उच्च शुद्धता वाला नहीं रहेगा, हाई प्योरिटी वाला नहीं रहेगा, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्वालिटी सीड कहाँ किसे जाएगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या कोई सीड ऐसा है जिसका जर्मिनेशन परसेंटेज लो है? कोई सीड ऐसा है जिनमें फंगल स्पोर हैं, डिजीज के पैथोजन हैं, तो क्या इसे गुड क्वालिटी सीड कहा जाएगा? क्या इसे प्योर सीड कहा जाएगा? इसी तरह से कोई सीड लॉट आपके पास ऐसा है, कोई बीज ढेर आपके पास ऐसा है जिसमें फिजिकल मिक्सअप है, जिसमें दूसरे वैरायटी के सीड मिक्स हैं, क्या बताइए इनको शुद्ध बीज कहा जाएगा? शुद्ध बीज किसे कहा जाएगा? जो जेनेटिकली प्योर हो, उसमें कोई मिक्सअप ना हो, उसमें कोई फिजिकल मिक्सअप ना हो, उसमें कोई डिजीज के पैथोजन ना हो, उसमें वीड डेब्रीज ना हो, उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा हो, तब उसे ही गुड क्वालिटी सीड कहा जाएगा। तो बीज उत्पादन के दौरान होता यह है कि जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होता है। जेनेटिक प्योरिटी के लॉस होने की रीजन जो है ये आपको पहली क्लास में बताया था, इसके पहले वाली क्लास में। जैसे नेचुरल आउटक्रॉसिंग हो गया, इससे जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होता है। इसी तरह फिजिकल मिक्सअप हो गया, किसी दूसरे वैरायटी के सीड आपके सीड में मिक्स हो गए, इसी तरह उनमें म्यूटेशन हो गया। इसी तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से जेनेटिक प्योरिटी में लॉस होता है। आज हम पढ़ेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए। तो सीड क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। अगर अच्छा सीड है तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपका उत्पादन अच्छा होगा। अगर बीज अच्छा नहीं है तो आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इसी तरह जो गुड क्वालिटी सीड होते हैं वो हाई यील्ड को प्रमोट करते हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होता है, डिजीज रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक, इतनी चीजें हमने जाना। अब हम आगे जानते हैं डिफिनीशन ऑफ सीड क्वालिटी, बीज गुणवत्ता की परिभाषा। तो यहाँ पर दो डिफिनीशन मैंने मेंशन कर रखी है। पहला है साइंटिफिक डिफिनीशन। साइंटिफिकली कैसे हम डिफाइन करेंगे सीड की क्वालिटी को?
सीड की क्वालिटी को साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जेनेटिक, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड हेल्थ एट्रीब्यूट दैट डिटरमाइन सीड परफॉर्मेंस। कह रहा है सीड के जो जेनेटिक और उसकी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हेल्थ है, इसे ही क्या कहा जाता है, सीड क्वालिटी कहा जाता है। जितनी अच्छी उसकी जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक हेल्थ होगी, जितना अच्छा उसका फिजिकल हेल्थ होगा, जितना अच्छा उसका फिजियोलॉजिकल हेल्थ होगा, उतने ही क्वालिटीदार वो सीड माना जाएगा। अगर हम सामान्य बात करें प्रैक्टिकली डिफिनीशन की, तो ए सीड दैट गिव्स हाई जर्मिनेशन, यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड सुपीरियर यील्ड। कोई भी ऐसा बीज जो हमें हाई जर्मिनेशन दे रहा है, उच्च अंकुरण क्षमता वाला है, उसकी यूनिफॉर्मिटी ग्रोथ है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक समान। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये अनयूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें, एंड सुपीरियर यील्ड, और उसकी यील्ड जो है वो उत्कृष्ट होनी चाहिए। तो इसको हम सीड क्वालिटी कहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड, यानी एक गुड क्वालिटी सीड में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, या एक सीड को कब कहा जाएगा कि ये गुड क्वालिटी सीड है। क्लास शुरू होते ही मैंने ओरली आपको बता दिया था। अब हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे से पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेते हैं कि एक गुड क्वालिटी सीड में कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, या वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसके होने के बाद एक सीड को गुड क्वालिटी सीड कहा जाता है, एक सीड को गुड क्वालिटी सीड कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें गुड क्वालिटी सीड होने के लिए, उसमें जेनेटिक प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी अगर जेनेटिकली प्योर है तो वो गुड क्वालिटी सीड की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, फिजिकल प्योरिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल प्योरिटी में क्या आता है, जो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, क्या मिक्सअप हो जाते हैं, वीड सीड मिक्सअप हो जाते हैं, इनर्ट मैटर मिक्सअप हो जाते हैं, इसी तरह से डेब्रीज मिक्सअप हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, वीड सीड फ्री हो, इनर मैटर फ्री हो, और दूसरे प्रकार के जो क्रॉप होते हैं उनका मिक्सअप उसमें ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें यूनिफॉर्म साइज एंड वेट। कह रहा है कि उसमें जो ग्रेन की साइज होती है, ग्रेन की साइज होती है इसमें, और उसके वेट में, उसके भार में और उसके साइज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी को हिंदी में कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी को हिंदी में कहते हैं समरूपता। ऐसा नहीं है कि कोई दाना बहुत बड़ा मोटा बोल्ड है, कोई फाइन है छोटा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक समान होने चाहिए। किस किस चीज में, वेट में भी और साइज में भी। गुड क्वालिटी सीड का ये लक्षण होता है। नेक्स्ट क्या होता है, हाई सीड विगर एंड वायबिलिटी। वायबिलिटी का उसमें होता है जीवन क्षमता। सीड की जीवन क्षमता अगर अधिक होगी, सीड की वायबिलिटी अगर अधिक होगी, तो वो अच्छा सीड कंसीडर किया जाएगा। अगर उसकी वायबिलिटी अच्छी होगी तो वो क्या करेगा, गुड परफॉर्म करेगा अंडर स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस क्या होती है, अब यहां पर एक टर्म आ रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, कोई भी वो बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर, कोई भी वो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर जो प्लांट ग्रोथ पर, पादप वृद्धि पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। अब ये स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक स्ट्रेस, एक होता है हमारा बायोटिक स्ट्रेस, और एक होता है हमारा एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस वो होते हैं, बायोटिक स्ट्रेस वो होते हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ग्रोथ को, क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जैसे डिजीज हो गया,
डिजीज फंगस के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया, निमेटोड, इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये बायोटिक स्ट्रेस होते हैं। अगर हम बात करें एबायोटिक स्ट्रेस की, तो वो चीजें जो नॉन लिविंग हैं, वो चीजें जो नॉन लिविंग हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर हो गया, आपका सैलिनिटी हो गई, सॉइल फर्टिलिटी हो गई, ड्राट हो गया, सूखा हो गया, ये सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो सीड पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो सीड कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी सीड क्या है? जो अंडर स्ट्रेस भी, स्ट्रेस की कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करे। इसी तरह से फ्री फ्रॉम सीड बॉर्न डिजीज, गुड क्वालिटी सीड कब कंसीडर किया जाएगा? उसमें कोई सीड बॉर्न डिजीज ना हो। डिजीज जो होती हैं ये इनके नेचर के बेस पर अलग अलग होती है। जैसे कुछ सॉइल बॉर्न डिजीज होती हैं जो सॉइल के द्वारा होती है, मृदा के द्वारा होती है। सीड बॉर्न डिजीज वो होती हैं जो सीड के द्वारा होती है, सीड में फंगल स्पोर होते हैं, है ना। इसी तरह एयर बॉर्न डिजीज होती है जो एयर से फैलती है, हवा से फैलती है। इस मतलब क्या है कि नो फंगस, नो बैक्टीरिया, नो वायरल इन्फेक्शन। अब ये सारे वो कंडीशन थी जो गुड क्वालिटी सीड में होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि गुड क्वालिटी सीड में और कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। तो यहां पर देखिए दिया है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो गुड क्वालिटी सीड होता है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई होने से क्या होता है, उनकी जर्मिनेशन परसेंटेज डाउन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा गीला होने से उसमें फंगल स्पोर डेवलप हो जाते हैं, फंगल डिजीज डेवलप हो जाती है। इसलिए उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, एक लेवल पर होना चाहिए। इसके अलावा जो सीड है वो प्रॉपरली प्रोसेस्ड किया गया हो, यानी कि जब आप सीड कलेक्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होती हैं। जैसे सॉइल, जैसे मिट्टी के टुकड़े होते हैं, किसी दूसरे क्रॉप के फसल अवशेष होते हैं, इसी तरह से वीड के फसल अवशेष होते हैं। तो इन सबसे बराबरली प्रोसेस किया हो, उनकी ग्रेडिंग अच्छी की गई हो, डैमेज और ब्रोकन सीड को उनमें से निकाल दिया गया हो। ठीक, नेक्स्ट है उनकी पैकेजिंग और लेबलिंग अच्छी से होनी चाहिए, और उनका सर्टिफाइड होने चाहिए और टेस्टेड होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड क्वालिटी सीड, यानी गुड क्वालिटी सीड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, गुड क्वालिटी सीड की जरूरत क्या पड़ती है। तो कुछ पॉइंट हैं, जैसे गुड क्वालिटी सीड होगा तो आपकी यील्ड इंश्योर हो जाएगी, अधिक उपज देगा, उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, उनमें रिस्क रिड्यूस होगा, जैसे डिजीज का और वीड का, उसमें रिस्क कम होता है। अच्छे क्वालिटी सीड जो होते हैं वो डिजीज रेसिस्टेंस होते हैं। आप बताइए, एक सीड ऐसा है जिसमें रोग लगते हैं, एक सीड ऐसा है जिसमें रोग नहीं लगते, तो गुड क्वालिटी सीड किसे कहा जाएगा? जिसमें रोग नहीं लगते। तो यहाँ पर रिस्क जो होता है कम होता है। इसके अलावा इनपुट जो होता है वो इम्प्रूव होता है, फर्टिलाइजर डोज वगैरह आप मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होता है? अधिक उपज देगा तो यील्ड बढ़ेगी, एक उसका डायरेक्ट। इसके अलावा वो डिजीज रेसिस्टेंस है, आपको डिजीज मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं यूज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब से आपका क्या होता है, लागत कम आती है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीड। अब गुड क्वालिटी सीड तो आप लोगों ने जान लिया। सीड की क्वालिटी कैसे हम जानेंगे कि गुड है? मुंह से कह देने से तो नहीं होता, उसके लिए कुछ टेस्ट डिसाइड किए गए हैं। उन टेस्ट के बेस पर जब उन टेस्ट को आपका सीड क्वालिफाई कर लेता है, जब उन टेस्ट को आपका सीड क्रैक कर लेता है, तब ही उसे गुड क्वालिटी सीड माना जाता है। आपके कह देने से कि ये अच्छा सीड है नहीं माना जाता। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। हम देख लेते हैं कि सीड की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर है। पहला है उसकी जेनेटिक प्योरिटी का टेस्ट किया जाता है। दूसरा उसकी फिजिकल प्योरिटी का टेस्ट किया जाता है। तीसरा उसका जर्मिनेशन परसेंटेज टेस्ट किया जाता है।
उसमें मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट किया जाता है, नमी का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, सीड हेल्थ ज्ञात की जाती है, सीड हेल्थ का टेस्ट किया जाता है और सीड विगर का टेस्ट किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी का टेस्ट किया गया, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट की गई, जर्मिनेशन टेस्ट किया गया, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट किया गया, सीड हेल्थ और सीड विगर का टेस्ट किया जाता है। इतने टेस्ट होते हैं सीड में। अगर इन सब में आपका सीड क्वालिफाई कर जाता है तो वो क्या कहलाएगा? गुड क्वालिटी सीड, या आप कह सकते हो प्योर सीड कहलाएगा, प्योर सीड कहलाएगा। इतनी चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले थे कि हम लोग जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन कैसे करेंगे। जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन कैसे करेंगे सीड प्रोडक्शन के दौरान? तो मैंने आपको बताया था इससे पिछली क्लास में, जिस वजह से जो चीजें हो रही हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, जिस वजह से जो चीजें हो रही हैं उन पर कंट्रोल किया जाए तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कंट्रोल हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जो जेनेटिक इम्प्योरिटी आ रही है, जो सीड की प्योरिटी का लॉस हो रहा है, वो किन किन वजहों से हो रहा है? एक तो उसमें जेनेटिक प्योरिटी का लॉस हो रहा है, जेनेटिक प्योरिटी का लॉस हो रहा है। जेनेटिक प्योरिटी के लॉस के लिए आप क्या करोगे? जेनेटिक प्योरिटी के लॉस के लिए आप लोग जेनेटिक प्योरिटी के लॉस के लिए आप लोग आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करोगे। आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों मेंटेन किया जाता है? क्योंकि जब सीड प्रोडक्शन हो रहा होता है तो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से उनकी जेनेटिक प्योरिटी लॉस होती है, क्योंकि आउट क्रॉसिंग हो जाती है, कीट के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलन ग्रेन आते हैं आउट सोर्स से और क्रॉसिंग हो जाती है, इसके वजह से जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होता है। तो आप आइसोलेशन डिस्टेंस यूज करोगे। आइसोलेशन डिस्टेंस, इसके पिछली क्लास में मैंने 3 तरह के आइसोलेशन डिस्टेंस बताए थे। 3 तरह के आइसोलेशन डिस्टेंस कौन कौन से हैं? एक तो है आप स्पेस आइसोलेशन करते हो। स्पेस आइसोलेशन में एक खेत से दूसरे खेत की दूरी, एक खेत से दूसरे खेत के बीच में दूरी रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? इतनी रखी जाती है कि जिससे इसमें कंटामिनेशन ना होने पाए, जिससे इसमें क्रॉस ना होने पाए। यह है कि सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कम होती है, वहीं क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा होती है। स्पेस आइसोलेशन। इसी तरह बैरियर आइसोलेशन है आपका, जिसमें हम क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ कोई एक बैरियर लगा देते हैं, चाहे वो कोई फ्रेम सीट हो, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे नेट हो, ये सारी चीजें लगा दी जाती है खेत के चारों तरफ। इसके अलावा एक था आपका टेम्पोरल आइसोलेशन, इसको टाइम आइसोलेशन भी बोलते हैं। टेम्पोरल आइसोलेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक क्रॉप को पहले बोते हैं जब इनमें फ्लावरिंग हो चुकती है, जब इनमें पॉलिनेशन हो चुकता है, तब दूसरी क्रॉप को बोते हैं। यानी कि 2 क्रॉप को डिफरेंट टाइम में बोया जाता है, और ऐसे टाइम में बोया जाता है कि दोनों में फ्लावरिंग सेम टाइम पर ना हो। जब दोनों में अलग अलग टाइम पर फ्लावरिंग होगी तो इनमें क्या होगा कि जेनेटिक प्योरिटी का मिक्सअप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं हम लोग, ये जेनेटिक प्योरिटी को रोकने के लिए होगा। फिजिकल मिक्सअप का हम ध्यान में रखते हैं। जब खेत में हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो आपके खेत के आसपास बहुत सारे दूसरे वैरायटी के क्रॉप होते हैं, या सीड सोइंग के टाइम आपने सीड ड्रिल का यूज किया, उसमें सीड भरे होते हैं दूसरे वैरायटी के, और वे क्या होते हैं आपके खेत में उसी के साथ उसकी बुआई हो जाती है, जो आपके खेत में फिजिकल मिक्सअप करते हैं। इसके अलावा रोगिंग, सब एक चीज होता है रोगिंग क्या होता है? रोगिंग की प्रोसेस ये होती है, आप अपने फील्ड पर इंस्पेक्शन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे ऐसे प्लांट
जो आपके वैरायटी से डिफरेंस दिख रहे हैं उनको उखाड़ कर फेंक देंगे, उनको उखाड़ कर नष्ट कर देंगे। अब ये ऑफ टाइप के प्लांट क्यों होते हैं? ऑफ टाइप के प्लांट दिखने के कई रीजन हो सकते हैं। या तो ये शो करते हैं कि इसमें म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया है जिसके वजह से वो बाकी के पौधे से अलग है, या ये शो करते हैं कि इसमें कोई दूसरा सीड मिक्स हो गया है। तो दोनों तरह की कंडीशन में आपकी प्योरिटी लॉस होगी। अगर म्यूटेशन हो गया है तब पर भी प्योरिटी लॉस होगी, अगर कोई दूसरा सीड मिक्स हो गया है तब पर भी प्योरिटी लॉस होगी। इसलिए रोगिंग हमें टाइमली करना चाहिए। और क्या करेंगे, इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, रोगिंग करेंगे, प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन, प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन, सीड का सर्टिफिकेशन प्रॉपर करवाएंगे। इससे लाभ क्या होगा कि जब सीड सर्टिफिकेशन चल रहा होता है तो सीड इंस्पेक्टर आपके फील्ड पर इंस्पेक्शन करने आता है, निरीक्षण करने आता है, और आपके सीड का क्या होता है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में STL में इसकी जांच होती है क्वालिटी की, तो उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा मेन चीज ये है कि हमें जो सीड यूज करना है वो ऑथेंटिक सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से सीड का यूज करना है। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये है कोई रिसर्च सेंटर, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई ऐसी कंपनी जो रिलायबल हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, उससे सीड लेना चाहिए। अगर उससे सीड लोगे तो उसमें इस बात की श्योरिटी रहती है कि इसमें पहले से कोई मिक्सअप नहीं है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के कंटामिनेशन से बचाव हो सकते हैं, जैसे बुआई के समय बचाव करना, सीड ड्रिल की साफ सफाई अच्छे से करना जिसमें कोई दूसरा ग्रेन ना हो, कटाई के दौरान दूसरी फसलों से मिक्सअप ना होने पाए इसका ध्यान देना, रोगिंग करना, ऑफ टाइप के प्लांट को निकालना, इन्फेक्टेड प्लांट को निकालना, कोई रोगी पौधा दिख रहा है उसको निकालना, इसी तरीके से प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना, प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन के जो नॉर्म्स होते हैं, जो उनके दिशा निर्देश होती हैं, उसी दिशा निर्देश के अनुसार हमें सीड उगाना चाहिए। तो जब इन सब चीज़ों का आप पालन करोगे तो आपके जेनेटिक प्योरिटी की मेंटेनेंस हो जाएगी। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।